उसके चारों तरफ था। सिलेंडर देखा होगा आपके गैस चूल्हे में, आपके जो गैस सिलेंडर होते हैं उसका सिलेंडर देख लो, उसके चारों तरफ की सरफेस कैसी होती है, बहुत ठीक होता है। दौर है, ये आता जाता रहता है, साल में 3-4 बार बीमार हो जाना चाहिए, ठीक है, इम्यूनिटी बनी रहती है। खैर आगे बढ़ते हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का टॉपिक, लेक्चर नंबर 2525। टॉपिक का नाम है बच्चों अनंत लंबाई के एक समान आवेश सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। अपन को अज्यूम करना है कि अपने पास एक अनंत लंबाई का सीधा तार है। जैसे मान लो ये एक वायर है, नॉर्मल वायर जो होता है, आपके पंखे, आपने नॉर्मल छोटा मोटा इलेक्ट्रिक का काम किया हो तो आपने देखा होगा एक नॉर्मल कॉपर वायर होता है, लाल कलर का, ब्लैक कलर का, ग्रीन वायर, अलग अलग प्रकार। तो एक अपने पास नॉर्मल वायर है, ठीक है, एक और वो उसकी लंबाई कितनी है, अनंत लंबाई। आप इसको एक कंडक्टिंग रॉड से भी ले सकते हो, एक चालक छड़ के रूप में भी ले सकते हो, एक सीधी चालक छड़ है ऐसे, ठीक है। और इस पर क्या है, इस पर इसको क्या कर रखा है, आवेशित कर रखा है, इसको क्या कर रखा है, आवेशित कर रखा है। अब ये मार्कर की हाइट तो फिक्स है कि साहब मान लेते हैं कुछ एल दूरी है इसकी, लेकिन अपन अपने पास जो है वो कितनी लंबाई का है, अनंत लंबाई का, खूब लंबा है। हालांकि अपन इसमें जब कंसिडर करेंगे तो इसका एक छोटा सा पार्ट है, एक फिक्स दूरी के लिए कंसिडर करेंगे और फिर उसे ही अनंत के लिए जो है स्पेसिफाई कर देते हैं। उसके कारण अपन को क्या बताना है, वैद्युत क्षेत्र बताना है कि सारे एक अनंत लंबाई का एक ऐसा ही सीधा तार है, उसके कारण क्या वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो टॉपिक क्लियर है, ठीक है। ये गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है, ठीक है। 3 अनुप्रयोग पढ़ेंगे अपन, ये सबसे पहला अनुप्रयोग है गॉस की प्रमेय का, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। इससे पहले भी अपन ने करा था, उसे आप अनुप्रयोग कह सकते हो, ठीक है, ऐसे तो, लेकिन उसको एक डेरिवेशन कुलाम, उस जिसमें अपन ने क्या करा था, कुलाम का नियम डिराइव करा था गॉस के नियम से। खैर वो अलग चीज है, आप इस पर आते हैं। माना एक अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिस पर एक समान आवेश क्यू वितरित है। एक तार है और उस पर कितना आवेश डाल रखा है सर, क्यू आवेश डाल रखा है। इसका रेखिक आवेश घनत्व दे रखा है लैम्डा। बच्चों मैंने संतत आवेश वितरण ये वाला इस टॉपिक का एक लेक्चर लिया था कंप्लीट, वो एक लेक्चर इसी पर डेडिकेटेड था, संतत आवेश। उसमें मैंने आपको बताया था कि रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है और आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा, सिग्मा और रो, ये तीनों चीजें मैंने बताई, ठीक है। तो चूंकि ये तार जो है, ये जो तार है ये एक 1D ऑब्जेक्ट है, एक 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, एक विमीय वस्तु है, इसलिए एक रेखिक वस्तु है, इसलिए इसके लिए क्या इस्तेमाल होएगा, रेखिक आवेश घनत्व। अगर पृष्ठ होता कोई तो उसके लिए फिर पृष्ठीय आवेश घनत्व, लेकिन इसमें जो है रेखिक आवेश घनत्व लैम्डा, उस रेखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इससे r दूरी पर एक बिंदु P माना है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इस पर हमको क्या ज्ञात करना है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। किस पर, इस पर, आर दूरी पर उससे। चलिए देखते हैं, पहले अपन ड्रॉ करते हैं फिर अपन आगे देखेंगे। तो मैं माना कि मेरे पास क्या है, एक एक मेरे पास एक तार है, ये लो ऐसा कोई मेरे पास एक तार है, ठीक है। ये मेरे पास एक एक चालक छड़ है। आप बोलोगे सर ये तो अनंत लंबाई की होनी चाहिए थी, तो इसको अनंत लंबाई का कर देते हैं। आप ऐसा महसूस करो कि अनंत लंबाई की, यानी कि ये जो है ये आगे भी बढ़ी हुई है, ये चीज जो है आगे तक है, ऐसे अनंत लंबाई, ऐसे नीचे भी। इसकी लेंथ मेजर नहीं कर सकते, तो सर फिर आपने कैसे मेजर करी, कम करो इसको 1 डायमेंशनल का बना लो, ऐसे ऐसे कर लो, ये ठीक है। ऐसे ये और ऊपर तक छड़ी हुई है और नीचे तक, तो ये अनंत लंबाई हो गई इसकी, ठीक है। और इसकी ये वाली जो दूरी ली हमने, इसकी कोई सी भी एक बीच की दूरी ले ली जो कि एक फिक्स्ड दूरी है, ठीक, ठीक है। तो ये अनंत लंबाई का है। अब आगे क्या कह रहा है, इस अनंत लंबाई के तार के कारण इस पर आवेश डाला हुआ है, इस पूरे पर क्या डाला हुआ है, आवेश डाला हुआ है। सर कितना आवेश वितरित है, सर प्लस क्यू आवेश वितरित, देखो लिखा है ना, एक समान आवेश क्यू वितरित है एवं इसका रेखिक आवेश घनत्व लैम्डा है, ठीक है। इस पर माना कि क्यू आवेश वितरित है और इसका रेखिक आवेश घनत्व को क्या मान लिया, लैम्डा मान लिया। इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, इस आवेशित तार से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, तो इससे आर दूरी पर मान लेते हैं, ठीक है, किधर भी मान लो, इधर मान लो, इससे आर दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु पी है, ठीक है, किधर भी बिंदु मान लो, ठीक है, कहीं पर भी वो बिंदु है वो पी है, ठीक है, यहीं कहीं पर भी आर दूरी पर वो बिंदु पी है। और उस पी पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, उस पी पर अपन को क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र।
अब जरूरी नहीं है कि वो बिंदु P यहीं पर हो, अनंत लंबाई का है तो कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। आगे क्या लिखा है वो पढ़कर फिर आगे का डायग्राम बनाएंगे, एक एक स्टेप पढ़ते जाया करो, डायग्राम बनाते जाया करो। क्वेश्चन सॉल्विंग, न्यूमेरिकल सॉल्व भी ऐसे किया जाता है, एक लाइन पढ़ते हैं उसको समझते हैं, डायग्राम बनाते हैं, बाकी का फिर नेक्स्ट, ऐसे धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाते हैं आपको 9वीं 10वीं में, वो भी उसका भी पैटर्न सेम ही होता है, वैसे इसका होता है। चालक तार के परितः, ये जो चालक तार माना है अनंत लंबाई का, इसके परितः, इसके चारों ओर एक एल लंबाई का बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। अब देखो ये अपने पास चालक तार आ गया, ठीक। अब इसके परितः, इसके चारों ओर गॉसियन पृष्ठ बनानी है। तो अब आप मुझे बताओ, जैसे कि अपन ने लास्ट लेक्चर में एक बिंदु आवेश लिया था और उसके चारों ओर गॉसियन पृष्ठ जो बनाई थी उसकी शेप कैसी आई थी? उसकी शेप आई थी सर गोलाकार। उसकी शेप कैसी आई थी? एक गोलाकार, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। सर यहाँ पे भी गोलाकार आ सकती है क्या? नहीं, ऑब्वियस सी बात है। अगर गोला बनाऊंगा तो कितनी त्रिज्या का बनाऊं? अनंत त्रिज्या का? नहीं। तो सर इसके अराउंड कैसी कैसी किस शेप की मैं गॉसियन पृष्ठ बनाऊं कि ये उसके बीचों बीच रहे और गॉसियन पृष्ठ इसके अबाउट जो है 3D भी रहे, क्लोज्ड भी रहे और इसके बीचों बीच रहे, ताकि सममिति बनी रहे, एक सिमेट्री बनी रहे। तो सर वो एक ही ऑप्शन है कि सर मैं कैसी वो जो गॉसियन पृष्ठ है वो कैसी बनाऊं? बेलनाकार। तो इसके चारों ओर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं, ठीक है। ये बाद में लिख दूंगा, पहले गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं इसके चारों ओर, ठीक है। ऐसा अज्यूम करो कि ये तार है बीच में और इसके और ये जो तार है ये सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है। सिलेंडर अज्यूम कर रहे हो, ऐसे गोल है, ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर क्या मौजूद है? ये जो चालक तार है मौजूद है इस सिलेंडर के केंद्र में, ठीक है। अब 2D में ड्रॉ करना थोड़ा सा अजीब सा होता है, लेकिन आपको महसूस करना जरूरी है, ठीक है। इसके चारों ओर क्या मौजूद है बच्चों? इसके चारों ओर क्या मौजूद है? एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। ये है बच्चों इसके चारों ओर बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। ये तो अनंत लंबाई का है। और इसके चारों ओर क्या मौजूद है? एक काल्पनिक है, ठीक है। असल में तो क्या ही मौजूद है? एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ मान ली, जिसकी शेप कैसी है बच्चों? बेलनाकार। ये क्या है? गॉसियन पृष्ठ है। ये क्या है? गॉसियन पृष्ठ। और एल लंबाई की, देखो बोला है ना तार के परितः है एक एल लंबाई की। सर ये गॉसियन पृष्ठ भी अनंत क्यों नहीं लिया आपने? क्योंकि तार तो अनंत लंबाई। बच्चों अगर अनंत लेंगे तो फिर कैलकुलेशन कैसे कर पाएंगे, डेरिवेशन कैसे कर पाएंगे? इसलिए पहले एक निश्चित दूरी के लिए अपन वैद्युत क्षेत्र का मान निकाल। तो इस गॉसियन पृष्ठ की जो है लंबाई कितनी ले ली? एल। इसका मतलब इसके अंदर का ये जो अनंत चालक तार है इसकी भी केवल एल दूरी के लिए, इसकी भी एल दूरी के लिए, एल दूरी की वजह से जो भी वैद्युत क्षेत्र आएगा वो निकालेंगे। उसकी वजह से जितना आएगा बाकी की वजह से भी उतना आएगा, ऑब्वियस सी बात, ठीक है। तो इससे कितनी दूरी पर? सर आर दूरी पर। सर ये जो त्रिज्या है ये कितनी त्रिज्या मान ली? ये आर। अरे यार बेलनाकार है, बेलन का यानी कि जैसे अज्यूम करो ढोलक है, ढोलक के जो साइडों में तबला मान लो, ढोलक मान लो, उसके साइडों, उसकी साइड की जो सतह होती है, लेटरल जो सरफेस होती है, साइड की सतह, उसकी शेप कैसी होती है? उसकी शेप होती है सर, उसकी शेप होती है सर्कल, वृत्त। तो वृत्त 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 उसकी शेप होती है, तो इसकी भी शेप कैसी है? ऊपर और नीचे की वृत्त, वृत्त शेप है। तो वृत्त अगर शेप है तो वृत्त की त्रिज्या होती है, तो इसलिए इसकी त्रिज्या कितनी मान ली सर? आर रही है, ऊपर भी नीचे भी दोनों ही तरफ, ठीक। आगे क्या बोल रहा है सर? जिसका ऊपरी वृत्तीय पृष्ठ S1 है। ये जो ऊपर वाला वृत्तीय पृष्ठ है इसको क्या माना है सर? ऊपर वाला वृत्तीय पृष्ठ है, इसको माना है सर अपन ने S1। ये ऊपर वाले को क्या माना है? S1। एवं निचला वृत्तीय पृष्ठ S2, नीचे वाला जो वृत्तीय पृष्ठ है ये वाला, इसको क्या माना है? S2। इसको क्या माना है? S2। और घुमावदार या वक्रीय पृष्ठ, देखो तीन तरीके के पृष्ठ होंगे गॉसियन पृष्ठ में। एक तो ऊपर नीचे का वाला जिसे जो कि तबला होएगा, यानी कि सर्कुलर सरफेस, वृत्तीय जो जिसकी शेप कैसी? वृत्त। और एक होएगा उसके घुमावदार, उसके चारों तरफ का। सिलेंडर देखा होगा आपके गैस चूल्हे में, आपके जो गैस सिलेंडर होते हैं उसका सिलेंडर देख लो, उसके चारों तरफ की सरफेस कैसी होती है? वक्रीय पृष्ठ होता है, एक घुमावदार पृष्ठ। तो ये जो घुमावदार पृष्ठ है इस पर जो है इसकी इस सतह को क्या माना है? S3, ठीक है। तीन तरीके की सतह हो गई, ऊपर नीचे और वक्रीय वाली। अच्छा सर ठीक है, मान लिया। तो ये चीज लिखी थी, ये चीज अपन ने ड्रॉ। अब अपन देखते हैं क्या चीज सर, इसके कारण क्या वैद्युत क्षेत्र आएगा वो निकालते हैं। आज आइए देखते हैं ना। तो यह है तो अनंत, इसकी लंबाई कंसिडर कर रहे हैं एक बारी के।
ठीक है। तो 3 तरीके की सरफेस है, S1, S2 और S3। अच्छा सर ठीक है, मान लिया। अब आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ने क्या माना, सबसे पहले तो अपन ने माना कि साहब अपने पास क्या नाम है, एक अनंत लंबाई का तार है और उसके चारों तरफ घुमावदार गॉसियन पृष्ठ है, उसके उसके चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन जो है लेमडा के बारे में, अच्छा यहाँ पे लिखा था वो मैंने मिटा दिया, आइए वापस लिख देते हैं। इस पर अनंत लंबाई के तार पर क्यू आवेश वितरित था और लेमडा इसका क्या था, रैखिक आवेश घनत्व। ये दोनों चीज लिखी थी वो मैंने मिटा दी थी बनाने के लिए, वापस से ड्रॉ। तो अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लेमडा की परिभाषा लिखते हैं, ठीक है। तो लेमडा की परिभाषा, लेमडा को क्या बोला गया है, रैखिक आवेश घनत्व। तो रैखिक आवेश घनत्व की परिभाषा, इसकी परिभाषा के अनुसार अपन क्या कह सकते हैं, इसकी परिभाषा क्या थी सर, इसकी परिभाषा थी कि सर लेमडा, लेमडा को क्या बोलते थे, लेमडा को बोलते थे आवेश प्रति एकांक लंबाई। तो लेमडा बराबर क्या लिखेंगे, आवेश प्रति एकांक लंबाई, ये इसका सूत्र होता था। याद करो उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लेमडा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, लेमडा बराबर क्यू बटे एल। तो ये सूत्र आ गया। सर यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से आप इसको एक बारी के लिए लेमडा ही छोड़ दो, मान लेते हैं ये समीकरण नंबर क्या है, समीकरण नंबर 1 है। अब अपन लगाएंगे बच्चों गौस की प्रमेय, गौसियन पृष्ठ है तो गौस की प्रमेय लगेगी, ठीक है। तो तीनों सतहों के लिए लगाते हैं ना, S1 S2 S1 S2 S3, तीनों के लिए S1 S2 S3 तीनों सतहों से मिलकर बनी गौसियन पृष्ठ या गौसियन, ठीक है, गौसियन पृष्ठ लिख देते हैं ना, तीनों सतहों से मिलकर बनी गौसियन पृष्ठ पर गौस का नियम लगाने पर, किसका नियम, गौस का नियम का नियम लगाने पर, आ जाए गौस का नियम लगाते हैं तीनों सतहों के लिए, तीनों सतहों के लिए लगाएंगे अलग अलग लगाने पर। सर पूरे के लिए क्यों नहीं लगाई बच्चों, है तो लगाएंगे तो पूरी के लिए, लेकिन चूंकि सतह अलग अलग है इसलिए अलग अलग लगा देंगे, ठीक है। पर सबको जोड़ देंगे तो वो पूरे के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज बड़ी है और अलग अलग हिस्सों में अलग अलग साइड्स में डिवाइडेड है तो सबके लिए अलग अलग निकाल लो फिर जोड़ दो, पूरे के लिए इस्तेमाल। तो तीनों के लिए अपन क्या लगाएंगे, गौस का नियम लगाएंगे। कौन सा नियम, गौस का नियम लगाएंगे। गौस का नियम क्या था कि सर जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है फाइनेट, वो किसके बराबर होता है, उस गौसियन पृष्ठ के अंदर मौजूदा आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे एप्सिलॉन। अब आ जाइए गौस का नियम लगाते हैं, तब तक ये आप इसको मिटाना पड़ेगा तो ये उतार लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उतार लिया, आ जाइए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी तबीयत नासाज है बच्चों, उम्मीद करते हैं जल्द ही ठीक होगी, वायरल चल रहा है इसलिए कोई बात जल्द ही ठीक हो जाए। दौर है ये आता जाता रहता है, साल में 3-4 बार बीमार हो जाना चाहिए, ठीक है, इम्यूनिटी बनी रहती है। खैर आगे बढ़ते हैं और गौस का नियम लगाते हैं आगे, है ना। तो क्या गौस का नियम क्या कहता है कि कुल वैद्युत फ्लक्स फाइनेट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है किसके, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के। अच्छा एक बात और, इसके बीच में एक चीज और लिखी थी, गौस का नियम तो ये था कि कुल वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है उसके क्यू नेट परिबद्ध गौसियन पृष्ठ के परिबद्ध, गौसियन पृष्ठ में बंधा हुआ कुल आवेश कितना है सर, ये इस पर कुल आवेश कितना है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सर इनके बीच में भी तो क्या था, तो याद करो इसमें इन दोनों के बीच में क्या लिखा था, गौस के नियम में बताया था मैंने आपको, फाई की जो परिभाषा थी वही लिखी थी। फाई क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है सर, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल का, वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि अदिश गुणनफल ही क्या कहता है। तो सर इन तीनों सतहों के लिए अदिश गुणनफल करोगे, हाँ अभी तो लिखा है मैंने S1 S2 S3 तीनों के लिए अलग अलग करना पड़ेगा, तीनों को जोड़ देंगे। तो अपन गौस का नियम यानी कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा अनुसार E डॉट DA या DS भी लिख सकते हो आप, ठीक है, कैसे भी लिख लो बच्चों, S भी लिख सकते हो सरफेस एरिया को, A भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो S लिख लो, ठीक है। कई कई बुक्स में X लिखा होता है, कई कई में समझने की पहले। और S1 के लिए लगाएंगे यही चीज, ठीक है, पहले तो लगाएंगे S1 के लिए, S1 सतह के लिए,
फिर प्लस कर, फिर दूसरी बार किसके लिए लगाएंगे, यही ये लगाएंगे S2 सतह के लिए, फिर यही चीज किसके लिए लगाएंगे, S3 सतह के लिए। तीनों के लिए अलग अलग लगाएंगे और फिर जोड़ देंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज। S1 के लिए भी लगाएंगे ये गॉस का नियम, यानी कि ये कुल विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र है। S2 के लिए भी लगाएंगे, फिर S। ठीक है, और गॉस के नियम अनुसार ये Q बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। आ जाइए अब देखते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल होता है, और अदिश गुणनफल आपको पता है कैसे खुलता है, ए बी कोस थीटा। तो यानी कि इन दोनों का मान और फिर दोनों के बीच का कोण कोस थीटा। तो फाइनेट क्या आ जाएगा। ठीक है, हालांकि अब इसकी जरूरत नहीं है तो आप डायरेक्ट इस पे चलते हैं। ठीक है, तो S1 के लिए जब लगाएंगे तो EDS और दोनों के बीच का कोण। सर S1 सतह के लिए क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, मेन चीज आ रही है। सर S1 सतह के लिए, S1 सतह कौन सी है सर, ऊपर वाली वृत्तीय सरफेस, ऊपर वाला वृत्तीय पृष्ठ, वृत्तीय मतलब सर्कल फर्स्ट। अब ये जो सर्कल है, ये जो वृत्त है, ये जो वृत्त है, इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है, इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो, इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश किस दिशा में होगा सर, इस वृत्त का क्षेत्रफल सदिश इस क्षेत्रफल के लंबवत। मैंने आपको बताया था क्षेत्रफल सदिश हमेशा सतह के लंबवत जाता है, तो ये अगर सतह है तो इसके लंबवत, यानी कि 90 डिग्री पर, यानी कि 90 डिग्री पर। अब देखो ध्यान से, Q, लैम्डा, ठीक है, ये क्षेत्रफल है। तो इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश, ठीक है, इस पूरे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश कहां पर जाएगा सर, इससे ऊपर उठता हुआ, इससे ऊपर उठता हुआ। और इस क्षेत्रफल पर, इस सतह पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, तो अज्यूम करो बच्चों, ठीक है, ये अपना क्षेत्रफल है। ठीक है, जैसे मान लो ये क्षेत्रफल है, ये ऐसे, ठीक है, ये लंबा तार है और ये क्षेत्रफल है ऐसे, इसके ऊपर का। तो ये अगर लंबा तार है और ये इसका ऊपर का क्षेत्रफल है, तो यहां पर जो आवेश मौजूद है, आवेश से वैद्युत क्षेत्र निकलता है, धनावेश है इसलिए निकलेगा, तो यहां से वैद्युत क्षेत्र दूर जाता हुआ। तो इस क्षेत्रफल पर जो दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की, वो किस तरफ होगी सर, इससे दूर जाती हुई, इस तरफ, ऐसे दूर जाती हुई। ये लो सर, दूर जाती हुई बना दी, ये लो सर, ये दूर जाती हुई हो गई, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की दिशा। यानी कि सर S1 सतह पर क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र का सदिश, इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। सर यही सिनेरियो सर नीचे वाली सतह पर भी बनेगा, क्योंकि सर दोनों सतह सेम है, ऊपर वाला भी सर्कल है, नीचे वाला भी सर्कल है। हाँ, तो इस पर भी सेम बनेगा। इसका क्षेत्रफल सदिश इससे नीचे जाता हुआ, जो मोरा है नीचे वाला जो होगा उस सतह के लंबवत, तो उस सतह के लंबवत उससे दूर जाता हुआ, तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल सदिश। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा कि सर यहाँ पे आवेश मौजूद है और आवेश से दूर जाता हुआ, ये लो सर, आवेश से दूर जाता हुआ, आवेश से दूर जाता हुआ, ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये हो गई अपने पास वैद्युत क्षेत्र की दिशा। सर यहाँ पर क्या सिनेरियो रहेगा, अब देखो यहाँ पर इमेजिन करना पड़ेगा आपको ढंग से। ठीक है, जैसे अपन मान लो अपने पास ये बॉटल है, ये बॉटल कंसिडर कर लो, ठीक है, हाँ चल रहा है, ठीक है, ये मान लो ये अपने पास सिलेंडर है, और इसका ये जो S3 सतह है, ये कौन सी सतह है, इसके चारों तरफ की वक्रीय सतह, वक्रीय पृष्ठ, ये अपने पास क्या है, S3 सतह है। इस सतह के लंबवत कौन सा सदिश होएगा कि सर इस सतह के लंबवत होगा, इस सतह के लंबवत ये वाला सदिश, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला। अब आपको जो क्लियरली दिख रहा है वो देख लो, ये वाला दिखेगा, ठीक है, ये वाला भी लंबवत होगा इस सतह के, लेकिन वो आपको लंबवत नहीं दिख रहा हो। तो इस सतह के लंबवत कैसा होगा, ये वाला भी लंबवत, कोई सा भी सर ले लूंगा मैं, चारों तरफ का कोई सा भी सदिश ले लूं, सारे के सारे इस क्षेत्रफल के लंबवत होंगे। और इसके अंदर जो अनंत लंबाई का तार डाला हुआ है, उससे जब वैद्युत क्षेत्र बाहर निकालूंगा तो वो इस सतह के बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा जैसे कि क्षेत्रफल सदिश निकलेगा। ठीक है, अज्यूम करना पड़ेगा आंख बंद करके, तो इस वैद्युत क्षेत्र भी सर ऐसे ही निकलेगा बाहर जाता हुआ, और यहाँ का जो क्षेत्रफल होगा वो भी इसी दिशा में बाहर की तरफ निकलेगा, जो कि सतह का कैसा होगा, लंबवत। सतह के तो लंबवत होगा क्या, क्षेत्रफल सदिश, और जो वैद्युत क्षेत्र निकलेगा वो भी इसी दिशा में निकलेगा। इस वजह से वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश, इन दोनों के बीच का कोण, इन दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का कोण हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, इसलिए दोनों के बीच का कोण कितना, 0 डिग्री। तीनों में कोण बता दिया वो बच्चों में,
S1 में भी इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है और S2 में भी इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री। लेकिन S3 सतह के लिए, घुमावदार वक्रीय पृष्ठ के लिए, वक्रीय सतह के लिए दोनों के बीच का कोण कितना है? 0 डिग्री, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में जा रहे हैं। अब देख लो, अब लिखो तो S1 सतह के लिए, S1 सतह कौन सी सर? ऊपर वाली, तो उसके लिए दोनों के बीच का कोण कितना? 90 डिग्री। सर ऐसे ही S2 सतह के लिए, S2 सतह के लिए है सर दोनों के बीच का कोण वही 90 डिग्री। सर ऐसे ही S3 सतह के लिए, तो S3 सतह के लिए दोनों के बीच का कोण कितना है? 0 डिग्री। आगे क्या लिखा है? Q बटे एप्सिलॉन। आ जाओ, cos 90 डिग्री का मान बताओ। सर cos 90 डिग्री का मान होता है 0। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0। तो ये पार्टी क्या हो गई? 0। ठीक है, अगर 0 को इससे गुणा करूंगा तो 0 ही आएगा, 0 किसी भी चीज से गुणा करो 0 ही आता है। ठीक है, तो यानी कि ये पूरा डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा? ये पूरा डिपार्टमेंट 0 हो जाएगा, 0 से गुणा करते। सर यहाँ पर भी cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो 0 को किसी भी चीज से गुणा करो 0 आएगा, यानी कि प्लस के बाद जो लिखूंगा, प्लस के बाद वाला डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट भी 0 हो जाएगा। लेकिन ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। cos 0 डिग्री का मान क्या होता है सर? 1 होता है। तो ये क्या आ जाएगा सर? S3, ठीक है, EDA और 1। cos 0 डिग्री का मान कितना? 1। ठीक है, आप ऐसे चाहो तो ऐसे एरो करके मत लिखना, आप ऐसे साइड में दर्शा देना, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चल जाता है ये। ठीक है, बड़े हो गए तो ये छोटी मोटी चीजें चल जाए। आगे क्या लिखा है? Q बटे एप्सिलॉन। ठीक है, इन दोनों को लिखना आवश्यक है ही नहीं अब तो। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया? ठीक है, S3 और EDA बराबर Q बटे एप्सिलॉन, ये अपने पास आ गया। अब देखो ध्यान से, S3 जो सतह है कौन सी वाली सर? वक्रीय पृष्ठ वाली, वक्रीय पृष्ठ वाली। S3 सतह के प्रत्येक बिंदु पर E का मान समान होगा। सर कैसे? समझाओ एक बारी। तो याद देखो, वापिस से वही बात, S3 इमेजिन करो, ये S3 सतह है। S3 सतह जो है, इस पर मौजूदा प्रत्येक छोटा छोटा सूक्ष्म क्षेत्रफल, उस प्रत्येक छोटे छोटे सूक्ष्म क्षेत्रफल की दूरी उसके केंद्र से समान दूरी है, वही R दूरी पर है। सर ये जो S3 सतह है, ये इसके केंद्र से समान दूरी पर है, इसलिए चाहे कोई सा भी छोटा सा क्षेत्रफल ले लूं, ये वाला ले लूं, चाहे ये वाला ले लूं, इधर वाला ले लूं, कोई सा भी ले लूं, प्रत्येक सूक्ष्म क्षेत्रफल समान दूरी पर है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र भी समान निकलेगा, E ही निकलेगा। तो क्या बोलेंगे सर? क्या बोलेंगे अपन? S3 सतह का प्रत्येक सूक्ष्म क्षेत्रफल से E का मान नियत होगा। E का मान कैसा होगा? E का मान नियत होगा। इसलिए अपन क्या कह सकते हैं? E का मान अगर नियत होगा तो अपन कह सकते हैं कि सर E जो है वो बाहर आ जाएगा। आपको पता है नियत चीजें समाकलन के बाहर आ जाती है, नियत चीजें समाकलन के बाहर आ जाती है, तो E जो है वो बाहर आ जाएगा। ये लो सर, ये बाहर आ गया। अंदर क्या बच गया? अंदर बच गया S3 सतह का समाकलन DA बराबर Q बटे एप्सिलॉन। अब S3 सतह का जो है समाकलन करना है, यानी कि पूरे के पूरे S3 सतह का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लूंगा। अब आपको पता है किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? बच्चों ये मिटान रहा हूं, एक बार ये नोट कर लो आप। ठीक है, आई होप नोट कर लिया। देखो, है ना, अब ये जो क्या है, ये है यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो S3 सतह का क्या लेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे। तो S3 सतह कैसी है सर? सर ये एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे। S3 सतह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको 9वीं 10वीं के फॉर्मूलेज में रटा होगा, गणित में खूब। कितना होता है सर? ये होता है 2 पाई RL। क्या होता है? 2 पाई RL। तो यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं बच्चों, तो E इंटू 2 पाई RL, 2 पाई R और L बराबर क्या दे रखा है? Q बटे एप्सिलॉन। ठीक, अब जो समीकरण 1 आया था अपने डेरिवेशन में, वो क्या था सर?
समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 बताया था आपने, लैम्डा बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। याद करो, लैम्डा बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन, यही तो था। तो वहां से अपन q का मान रख देते हैं, ठीक है। वहां से अगर q का मान रखेंगे तो E बराबर क्या आ जाएगा सर? 2 पाई आर एल। q की जगह क्या लिख देंगे? लैम्डा l बटे एप्सिलॉन। समीकरण 1 से यहां से l कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच गया सर? अपने पास बच गया E इंटू 2 पाई आर बराबर लैम्डा बटे एप्सिलॉन। इस 2 पाई आर को नीचे भेज दो तो E बराबर क्या आ गया? E बराबर आ गया बच्चों अपने पास 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे आर, ठीक है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, अपना जो k का मान होता था वो क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन। सर यहाँ पे तो 2 पाई एप्सिलॉन, तो 2 का 4 कैसे करोगे सर? ऊपर भी 2 से गुणा कर दूं, नीचे भी 2 से गुणा कर दूं। तो जैसे ही ये चीज करेंगे तो ये तो बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि ऊपर भी 2 से गुणा करा है तो वो वाला 2 इस पे लिख देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? 2 लैम्डा बटे आर, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास फाइनल रिजल्ट। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? के। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? ऐसा महसूस करो, ये क्या है? पूरा का पूरा के है, जिसका मान 9 गुणा 10 की घात 9 होता था। तो इसलिए इसका जो फाइनल सूत्र आता है वो ऐसे भी लिखा जाता है, ई बराबर 2k लैम्डा बटे आर। सर ऐसे क्यों लिखा आपने? छोटा चीज हो गई ना, देखो ये इतना बड़ा था, छोटी कर दी, छोटी करके कंसाइज हो गई, इसलिए याद आसानी से हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ पर के का मान कितना है? 9 गुणा 10 की घात, ठीक है। तो ये चीज, ये था बच्चों आपका डेरिवेशन। अच्छा, इन दोनों में ग्राफ भी देखा जाता है, इन दोनों के बीच में ग्राफ भी देखा जाता है, ठीक है। अब ग्राफ देखते हैं, ठीक है। ये नोट कर लो, मिटान देता हूं, फिर ग्राफ देख लो। सर ग्राफ कैसे देखा जाता है? देखो, E और R के बीच में फॉर्मूला क्या आया सर? फॉर्मूला आया E बराबर 2k लैम्डा बटे R। तो यहां पर देखो आप, वैद्युत क्षेत्र और R, E और R कैसे है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए इन दोनों के बीच में जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है कि सर E और R के बीच में जो ग्राफ आता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला आता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। कैसे है? व्युत्क्रमानुपाती, एक दूसरे के व्युत्क्रमण। इसलिए ग्राफ भी कैसा आएगा? दोनों के एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपात, ठीक है। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का लेक्चर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए।